नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस शानदार ऑडियो बुक में। मैं रोहित, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत जापानी किताब, वाबी साबी। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जो आपके दिल और दिमाग को गहरे तक छूने वाली है। क्या आप तैयार हैं इस बेहतरीन सफ़र पर निकलने के लिए? तो चलिए, अपनी सीट बेल्ट बांधिए, चाय या कॉफ़ी का कप उठाइए और हम साथ मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1। आप पूरी जिंदगी जापानी लोगों के साथ रहकर भी कभी वाबी साबी शब्द को जबान से नहीं सुन सकते। अगर आप कोजियन, जो आज के समय का सबसे प्रामाणिक जापानी शब्दकोश है, खोलेंगे तो आपको वाबी साबी शब्द नहीं मिलेगा। वाबी और साबी शब्दों के लिए लंबी एंट्रीज हैं, लेकिन इस संयुक्त शब्द के लिए कोई खास एंट्री नहीं है। ये शब्द स्पोकन लैंग्वेज में ज़रूर है और इस पर जापानी किताबें भी कुछ हैं, लेकिन आम तौर पर ये दिलों और दिमागों में ही रहता है, न कि कागज़ पर। मुझे खुद यह याद नहीं है कि मुझे पहली बार ये शब्द कब मिला। ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे जापान में रहते हुए स्वाभाविक रूप से आत्मसात कर लिया हो। अगर आप किसी जापानी व्यक्ति से वाबी साबी के बारे में पूछेंगे, तो वे इसे पहचानेंगे, लेकिन वे इसे परिभाषित करने में कठिनाई महसूस करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वे इसे समझते नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये समझ सहज होती है और ये एक बहुत अलग प्रकार की सोच और सीखने के तरीके का परिचायक है। शैक्षिक तरीके से बाहर, जापानी लोग ज़्यादातर चीज़ें देखकर और अनुभव से आत्मसात करते हैं। एक तार्किक यथार्थवादी पश्चिमी व्यक्ति के लिए ये समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हम कदम दर कदम कैसे कैसे और पूरी व्याख्याएं चाहते हैं, लेकिन जापान में विशिष्टता और पूरी व्याख्याएं देना सामान्य तरीका नहीं है। इस संस्कृति की असली बुद्धिमत्ता को समझने के लिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि अक्सर जो कहा नहीं जाता वही असली संदेश होता है। वाबी साबी की उत्पत्ति, वाबी साबी, जिसे लिखने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पहले दो अलग अलग शब्दों के रूप में उत्पन्न हुआ था, जो सौंदर्य से जुड़ी सांस्कृतिक, साहित्यिक और धार्मिक जड़ों से जुड़ा था। वाबी साधारणता में सुंदरता ढूंढने के बारे में है और भौतिक दुनिया से विमुक्ति में आध्यात्मिक समृद्धि और शांति की भावना है। वहीं साबी समय के बीतने से संबंधित है, वह तरीका जिससे सभी चीजें बढ़ती और सड़ती है और समय के साथ चीजों का रूप बदलता है। ये ज्यादा इस बात से संबंधित है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं, न कि सिर्फ क्या देखते हैं। दोनों ही अवधारणाएं जापानी संस्कृति में महत्वपूर्ण है, लेकिन शायद और भी अधिक दिलचस्प ये है कि ये दोनों मिलकर वाबी साबी का रूप ग्रहण करती है। वाबी साबी का संदर्भ कल्पना करें। यदि आप 16वीं सदी के मध्य में हों, जब यूरोपीय लोग समुद्री यात्रा कर रहे थे और स्पेन और पुर्तगाल ने दुनिया भर में व्यापारिक रास्ते खोले थे। ये एक ऐसा समय था जब उपनिवेशवाद और वाणिज्यवाद था और कई देशों की राष्ट्रीय आर्थिक नीतियां अधिक से अधिक सोने और चांदी को इकट्ठा करने के लिए थी। ये समय था जब जापान में एक शाही परिवार था, लेकिन शोगुन, सैन्य नेता, के पास असली ताकत थी। जापान में सैन्य सामंतों का एक वर्ग था, जिन्हें दाइम्यो कहा जाता था, जिन्होंने स्थानीय क्षेत्रीय डोमेन स्थापित किए थे और अपने किलों से शासन करते थे। इस बीच समुराई का एक वर्ग था जो ज़ेन बौद्ध धर्म में गहरी रुचि रखते थे। वे चाय की परंपरा में रुचि रखते थे, क्योंकि ये उन्हें मानसिक शांति और सौंदर्य का अनुभव करने का एक तरीका प्रदान करता था। वे एक हिंसक जीवन जीते थे, तो इसलिए वे हर पल को आनंद से जीने के लिए सौंदर्य का अनुभव करना चाहते थे। ये एक समय था जब जापान में प्रमुख शहरी क्षेत्र बढ़ रहे थे और व्यापारी वर्ग उभर रहा था। वे धन कमाने के लिए सैन्य अधिकारियों को पैसे उधार देते थे, जिनकी तनख्वाह सीमित थी। इसने उनके समृद्ध होने के बावजूद उनके धन को खतरे में डाल दिया था। इस समय के दौरान जापान में चाय की परंपरा में बदलाव आया, जो आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ संपत्ति और सामाजिक स्थिति का भी प्रतीक बन गया। चाय का संबंध, वाबी शब्द की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें चाय की दुनिया में प्रवेश करना होगा। पाउडर, ग्रीन माचा चाय, जो अब चाय समारोह से जुड़ी हुई है, जापान में 1191 में आई थी। इसे चीन से
मिंग राजवंश के समय में भिक्षु म्योआन ईसाई ने लाया था, जो जापान में रिनजाई जैन बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। चाय के बीज 3 स्थानों पर लगाए गए, जिसमें क्योटो के पास उजी शामिल है, जो आने वाले कई वर्षों तक एक विश्व स्तरीय चाय उत्पादक बना रहेगा। इस दौरान जैन और चाय की अवधारणा तेजी से फैल गई। 15वीं सदी तक भिक्षु और चाय के मास्टर मुराता शुको ने पहचान लिया था कि चाय तैयार करने और पीने की क्रिया जैन सिद्धांतों का प्रतिबिंब हो सकती है, और इस प्रकार उन्हें चाय समारोह के विकास में एक संस्थापक भूमिका मिली। शोगुन योशिमासा, जो सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थक थे, ने शुको से एक विशेष चाय समारोह का आयोजन कराया, और शुको ने इस अवसर का उपयोग चाय को एक गहरे स्तर पर ले जाने के लिए किया। ओकाकुरा ककुजो के अनुसार बुक ऑफ टी में जापान जल्द ही चायवाद को एक सौंदर्य की पूजा के धर्म के रूप में ऊंचा उठाएगा, जो प्रत्येक दिन की गंदी हकीकतों में सुंदरता की पूजा करेगा। इस सरलीकरण को 16वीं सदी के पहले भाग में शुको के 2 शिष्यों से शिक्षा प्राप्त करने वाले ताकेनो जो ने एक कदम और आगे बढ़ाया। जो एक कवि थे जिनमें चाय के सिद्धांतों को कविता के रूप में व्यक्त करने की क्षमता थी। उन्होंने चाय कक्ष को इस तरह से बदला कि प्राकृतिक अवस्था में सामग्री का उपयोग किया, और बाद में वे सैन नो रिक्यू के लिए एक महत्वपूर्ण प्रभाव बने, जो जापान के प्रसिद्ध युद्ध नेता टोयोटोमी हिदेयोशी के चाय मास्टर और व्यापारी थे। समय के साथ सैन नो रिक्यू को चाय का असली पिता माना जाने लगा। सरलता को एक सौंदर्य आइडियल के रूप में 16वीं सदी के दूसरे भाग तक चाय समारोह एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना बन गया था, और यह अमीरों के लिए अपने धन को दिखाने का एक अवसर बन गया था। हिदेयोशी ने अपनी शानदार सभी सोने की चाय कक्ष को महंगे सामानों से भरा, ज्यादातर चीन से आयातित। उसी समय उनके खुद के चाय मास्टर सैन नो रिक्यू धीरे धीरे एक क्रांति शुरू कर रहे थे। चाय कक्ष की शारीरिक जगह को काफी हद तक घटा दिया, ताकि संबंधित सौंदर्य सिद्धांतों के मूल सिद्धांतों को बदल सके और केवल वही चीजें रखी जा सके जो वास्तव में आवश्यक थी। एक साथ इकट्ठा होने के लिए एक स्थान, प्रकृति की झलक, एक केतली और बुनियादी उपकरण, और चाय के लिए समय। रिक्यू के चाय कक्ष का आकार केवल 3 वर्ग मीटर से थोड़ा अधिक था, जो पारंपरिक आकार का आधे से भी कम था। छोटी खिड़कियों ने प्रकाश स्तर को न्यूनतम कर दिया, जिससे अतिथि अपने अन्य इंद्रियों के अनुभव को बढ़ा सके। मेजबान और मेहमान इतने करीब थे कि वे एक दूसरे की सांसों को सुन सकते थे। रिक्यू ने महंगे सेलेडन फूलदान को बदलकर बांस का फूल कंटेनर रखा, और एक महंगे चीनी कटोरे को बदलकर एक कुम्हार द्वारा बनाया गया कटोरा रखा। उन्होंने हाथी दांत के स्थान पर बांस का चाय स्कूप इस्तेमाल किया, और एक सादा कुएं की बाल्टी को एक शानदार कांस्य जल कंटेनर की जगह उपयोग किया। रिक्यू ने यह महत्वपूर्ण कदम भी उठाया कि वह समारोह की शुरुआत में सभी उपकरणों को लाए और अंत में सभी को हटा दिया। इससे कक्ष साफ और सरल रहता था, और अतिथियों का ध्यान चाय बनाने की क्रिया, केयरफुली चुनी गई मौसमी फूलों की प्राकृतिक सुंदरता और कोने में लिखी कविता की चिंतनशील कैलीग्राफी पर केंद्रित हो जाता था। ये सब उस विशेष क्षण में साझा अनुभव के बारे में था। एक ही झटके में रिक्यू ने चाय की संस्कृति को संपत्ति की पूजा करने से सरलता की पूजा करने की ओर मोड़ दिया, और हिदेयोशी के सौंदर्य चयन के साथ इसकी तुलना स्पष्ट रूप से अधिक विरोधाभासी नहीं हो सकती थी। ये परंपरा से और वह जो सामान्य रूप से वांछनीय था, उससे एक साहसिक और क्रांतिकारी कदम था। जनसंख्या के बीच संकुचन के समय रिक्यू ने शासक वर्गों में अतिरिक्तता की संस्कृति के खिलाफ विद्रोह किया और सौंदर्य को मूल बातें पर वापस लाया। जीवन की प्रकृति पर विचार करने वाली साधारण तपस्वी सुंदरता। वाबी की उत्पत्ति, हालांकि रिक्यू ने चाय समारोह की खोज नहीं की थी, उनके जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने इसे सरलता और प्राकृतिक सुंदरता के दर्शन में वापस लाया, जो आज भी जापानी संस्कृति में महत्वपूर्ण है। रिक्यू की चाय को अब वाबी चाय के रूप में जाना जाता है। वाबी, जिसे इस तरह लिखा जा सकता है, शब्द का अर्थ है नम्र स्वाद। इसकी उत्पत्ति गरीबी, अपर्याप्तता और निराशा से जुड़ी भाषिक संबंधों से हुई थी, जैसे क्रिया, वबिरु, चिंता करना या तरसना।
और संबंधित विशेषण वबिशी, दुखी, अकेला, गरीब से। इस प्रकार ये जापानी साहित्य में रिक्यू के समय से पहले कई शताब्दियों से परिलक्षित हुआ था। उदाहरण के लिए 8वीं शताब्दी के मैन्योशु में, जिसे 10,000 पत्तियों का संग्रह कहा जाता है, काजो नो चोमे की प्रसिद्ध लघु काव्य रचना होजोकी में मेरी कुटिया का खाता और फुजिवारा नो टेका की कविता में 1162 से 1241। लेकिन यह रिक्यू के चाय समारोह के साथ था कि वाबी ने सरलता के सौंदर्य को दर्शाने का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया। एक सौंदर्य शब्द के रूप में वाबी का सौंदर्य इसके अंतर्निहित अंधेरे में है। ये जीवन की कठोर वास्तविकताओं के बीच अद्भुत सुंदरता है। जैसे 7 शताब्दियों पहले बौद्ध भिक्षु केनको ने लिखा था, क्या हमें बस फूलों को उनके पूर्ण खिलने पर ही दिखना चाहिए, या चांद को केवल जब वह साफ और स्पष्ट हो? सुंदरता केवल खुशी, शोर या स्पष्टता में ही नहीं है। वह भी एक ठहराव को व्यक्त करता है जिसमें सांसारिकता से ऊपर उठने का आभास होता है। ये वास्तविकता को स्वीकारने और उस स्वीकारोक्ति से प्राप्त होने वाली अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। यह हमें यह एहसास करने का मौका देता है कि चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो, कहीं ना कहीं सुंदरता छिपी होती है। वाबी उस भावना को वर्णित कर सकता है जो सरलता में मिलने वाली सुंदरता को पहचानने से उत्पन्न होती है। ये एक शांत संतोष की भावना है जो भौतिकवादी दुनिया से दूर पाई जाती है। समय के साथ स्वाद बदल चुके हैं और आजकल कई सजावटी चाय उपकरण उपलब्ध हैं, लेकिन वाबी आदर्श आज भी जापान में चाय के दर्शन का हिस्सा है। आखिरकार वाबी एक मानसिकता है जो विनम्रता, सरलता और मितव्ययिता की सराहना करती है, जो शांति और संतोष की ओर जाती है। वाबी की भावना गहरे रूप से इस विचार से जुड़ी है कि हमारी वास्तविक जरूरतें सरल होती हैं और हमें जो सुंदरता पहले से हमारे पास है उसके लिए विनम्र और आभारी होना चाहिए। साबी की उत्पत्ति साबी, जो आज ये या के रूप में लिखा जा सकता है, शब्द का अर्थ है पेटिना, प्राचीन रूप, शालीन सादगी। उसी चरित्र का अनुवाद शांति भी हो सकता है। 11 विशेषण साबिशी का अर्थ है एकाकी, उदास या एकांत। 13 साबी का सार मात्सुओ बाशो के हाइकू में व्याप्त था, जो 17वीं शताब्दी में लिखे गए थे और जिनकी सुंदरता आज भी पूरी दुनिया में प्रिय है। साबी नामक एक क्रिया भी है, साबी रूप, जो एक अलग लक्षण रूप के साथ है, लेकिन इसका वही उच्चारण है। इसका अर्थ है जंग लगना, क्षय होना या उम्र के संकेत दिखाना, जो एक और गहरी परत जोड़ता है। समय के साथ साबी शब्द का अर्थ गहरा और शांति से भरी सुंदरता में बदल गया है, जो समय के साथ उभरती है। दृश्य रूप में हम इसे उम्र के पेटिना, मौसम, धब्बे और प्राचीनता के संकेतों के रूप में पहचानते हैं। साबी एक ऐसी स्थिति है जो समय द्वारा निर्मित होती है, न कि मानव हाथ द्वारा। हालांकि ये अक्सर गुणवत्ता वाले वस्त्रों पर उभरता है जिन्हें शुरुआत में ध्यानपूर्वक बनाया गया था। ये उम्र की परिष्कृत शालीनता में रुचि रखता है। ये उपयोग और क्षय की प्रक्रियाओं में प्रकट होने वाली सुंदरता है, जैसे कि एक प्रिय फार्म हाउस रसोई की टेबल के घिसे हुए अनाज में मध्यम चमक। अपने विचारशील क्लासिक इन प्रेज ऑफ शैडोज में प्रसिद्ध लेखक जूनिचिरो तनिजाकी ने बताया कि जापानी लोग साबी की सुंदरता को कैसे पसंद करते हैं। हम हर उस चीज को नापसंद नहीं करते जो चमकती है, लेकिन हम एक हल्की चमक को अधिक पसंद करते हैं, जो सतही चमक से ज्यादा पेंसिव होती। एक मटमैली रोशनी, जो चाहे वह पत्थर हो या कोई वस्तु, उसकी उम्र के संकेत को उजागर करती है। हम उन चीजों को पसंद करते हैं जो गंदगी, कालिक और मौसम के निशान दिखाती है, और हम उन रंगों और चमक को पसंद करते हैं जो अतीत को याद दिलाती है। हालांकि साबी केवल यह नहीं बताता कि समय के साथ ये कैसे वस्तुओं में प्रकट होता है, बल्कि इसका गहरा अर्थ यह है कि यह वस्तु के बाहरी रूप के नीचे छुपे अर्थ को भी व्यक्त करता है। ये जीवन के हर चीज के विकास और नष्ट होने के तरीके का प्रतिनिधित्व करता है, और ये अक्सर हमें दुख की अनुभूति कराता है, क्योंकि हम जीवन के नाशवान होने पर विचार करते हैं। साबी की सुंदरता हमें अतीत से हमारे जुड़ाव, जीवन के प्राकृतिक चक्र और अपनी खुद की मृत्यु का एहसास कराती है। वाबी साबी का जन्म वाबी दिल है, जो साबी की सुंदरता को पहचानता है
और दोनों सदियों से एक साथ चलते आए हैं। 15 वाबी साबी का सार कई पीढ़ियों तक फैला है, लेकिन संझा वाबी साबी पिछले 100 वर्षों में ही एक मान्यता प्राप्त शब्द के रूप में उभरा है, जैसे कि जापानी लोगों की मानसिकता को समझने की आवश्यकता थी। 16 वाबी साबी का अर्थ है उस गहरी और अद्भुत सुंदरता के प्रति एक अनुभूति जो बिना किसी दिखावे अपूर्ण और उसी के लिए बेहतर है। यह एक प्राकृतिक सौंदर्य द्वारा प्रेरित है, जो कि सादा और अलंकृत नहीं है। वाबी साबी से जीवन के पाठ वाबी साबी उस सुंदरता से गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है, जो जीवन के नश्वर होने को याद दिलाता है। इसका संबंध 3 बौद्ध अस्तित्व के चिन्हों से है। मुझो, अस्थिरता, कु, दुख और का, कोई व्यक्तिगत आत्मा नहीं, सभी चीजों के साथ एकता। वाबी साबी हमें निम्नलिखित विचारों को सिखाता है। जब आप इसे अपने दिल से देखते और अनुभव करते हैं तो दुनिया बहुत अलग दिखती है। सभी चीजें, यहां तक कि जीवन भी अस्थायी, अधूरी और अपूर्ण है। इसलिए पूर्णता असंभव है और अपूर्णता हर चीज की स्वाभाविक अवस्था है, जिसमें हम स्वयं भी शामिल हैं। सादगी में महान सुंदरता, मूल्य और आराम पाया जा सकता है। वाबी साबी एक इलाज नहीं है, बल्कि यह याद दिलाने का काम करता है कि शांति, सादगी और सुंदरता हमें किसी भी स्थिति में पल का पूरा अनुभव करने में मदद कर सकते हैं। हम सभी के लिए एक तोहफा। हाल ही में मैंने एक जोड़ी जापानी हाई स्कूल छात्रों को अमेरिका में वाबी साबी पर एक प्रस्तुति देते हुए देखा। अंत में दर्शकों में से एक अमेरिकी ने पूछा, क्या आप नहीं सोचते कि कोई भी वाबी साबी सीख सकता है? लड़कियां एक दूसरे को देखने लगीं, माथे पर शिकन, घबराई और अनिश्चित। बहुत सोचने के बाद उनमें से एक ने जवाब दिया, नहीं, हम इसे महसूस करते हैं क्योंकि हम जापानी हैं। वाबी साबी हमें खुली आंखों और खुले दिल से सुंदरता को महसूस करने के लिए आमंत्रित करता है। मैं असहमत हूं। वाबी साबी एक गहरी मानवीय प्रतिक्रिया है सुंदरता के प्रति, जिसे मैं मानता हूं कि हम सभी महसूस करने की क्षमता रखते हैं, यदि हम इसे महसूस करने के लिए अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार करें। वाबी साबी पर मेरा दृष्टिकोण हमेशा मेरी अपनी दुनिया दृष्टि में होगा, जो पश्चिमी परवरिश में आधारित है और जो जापान के साथ 20 वर्षों के प्यार भरे संबंधों से बहुत प्रभावित है। आपका दृष्टिकोण मुझसे भिन्न होगा, और यदि आपको किसी जापानी व्यक्ति से इस पर बात करने का मौका मिलता है तो उनका दृष्टिकोण फिर से अलग होगा। लेकिन यही खूबसूरती है, और शायद इसका उद्देश्य भी यही है। ये दूसरों संस्कृतियों से प्रेरणा लेकर इसे अपनी जिंदगी के संदर्भ में समझने में है, जिससे हम उस ज्ञान को पा सकते हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। वाबी साबी आज के समय में प्रासंगिक क्यों है? हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां मस्तिष्क, हैकिंग एल्गोरिदम, पॉपअप प्रचार और हर जगह जानकारी है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं और जब तक हम बिस्तर में गिरते हैं, हमें संदेश मिलते रहते हैं कि हमें कैसे दिखना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या खरीदना चाहिए, हमें कितना कमा रहे हैं, किसे प्यार करना चाहिए और हमें कैसे पालन पोषण करना चाहिए। हम में से कई लोग शायद दूसरों के जीवन के बारे में सोचने में ज्यादा समय बिताते हैं, बजाय इसके कि हम अपने जीवन में निवेश करें। इसके अलावा हमें जिस गति से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उसे देखते हुए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम में से कई लोग अभिभूत, असुरक्षित, बंधे हुए और थके हुए महसूस करते हैं। इसके अलावा हम कृत्रिम रोशनी से घिरे हुए हैं, हमारे घरों, दुकानों, कार्यालयों, हमारे फोन और लैपटॉप पर। हम अधिक उत्तेजित हैं और उत्पादकता के प्रति जुनूनी। यह हमारे तंत्रिका तंत्र और नींद की क्षमता के साथ बुरा खेल रहा है। हम उस कीमत का भुगतान कर रहे हैं जब हमने अपनी जिंदगी से शांतिपूर्ण छायाओं और समृद्ध बनावट को हटा दिया और इसकी जगह गति और दक्षता को प्राथमिकता दी। हमारी आंखें और दिल थके हुए हैं। हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति, ध्यान, को स्वतंत्र रूप से देते हैं, और इस प्रक्रिया में हम पहले से मौजूद उपहारों से धोखा खाते हैं। सामाजिक मीडिया शक्तिशाली और कई तरीकों से मूल्यवान होते हुए भी हमें तुलना के आदी और मान्यता के आदी बना रहा है। हम बहुमूल्य जीवन क्षणों को एक तस्वीर लेने और उसे पोस्ट करने के लिए रोकते हैं, फिर अगले 1 घंटे को
ये चेक करने में बिता देते हैं कि हमें कितनी मंजूरी मिली है उन लोगों से जिन्हें हम शायद ही जानते भी हैं। जब भी हमारे पास थोड़ी सी भी फुर्सत होती है, फोन बाहर आता है और आंखें नीचे चली जाती हैं, जैसे हम किसी और के अत्यधिक सजीव जीवन में झांक रहे हों और जलन महसूस हो रही हो, क्योंकि हम यह मानते हैं कि वे वास्तव में ऐसा जीते। हर बार जब हम ऐसा करते हैं, हम कनेक्शन, संयोग और अपनी जिंदगी में हर रोज की अनगिनत संभावनाओं को खो देते हैं, क्योंकि हमारा मन कहीं और चला गया होता है, जबकि शरीर नहीं जा सकता। हम में से कई लोग बिना यह सोचे कोई कदम नहीं उठा सकते कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। हम दूसरों से अनुमोदन का इंतजार करते हुए खड़े होते हैं, और इसी बीच हम उन बातों के बारे में चिंतित रहते हैं जो अभी तक नहीं हुई। हम अपने बारे में ऐसे किस्से बताते हैं जहां मापते हैं उसे कम करके, और जहां हम गिरते हैं उसे बढ़ाकर बताते हैं। जब हम अपने सपनों को पूरा करने की कल्पना करने की हिम्मत करते हैं, तो हम सफलता के इतने सजीव चित्रों से घिरे होते हैं कि हमें यह लगता है कि हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। दुनिया भर में अनगिनत टूटे हुए सपने केवल इस वजह से पड़े हैं क्योंकि किसी ने अपनी तुलना किसी और से की और सोचा, मैं पर्याप्त नहीं हूं। इस आत्मविश्वास की कमी का परिणाम सबसे अच्छे रूप में स्थिरता है। कहीं ना कहीं किसी ने अफवाह फैलाई कि खुशियां चीजों, पैसे, ताकत और स्थिति में इकट्ठा होती, जबकि हम युवा, सुंदर और पतले दिखने या युवा, सुंदर और मजबूत दिखने के दबाव में रहते हैं। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी को दूसरों के मापदंडों से मापते हैं और चाहिए के अत्याचार के लिए खुद को खोलते हैं, तो हम खुद पर अत्यधिक दबाव डालते हैं कि हम वो हासिल करें और उन चीजों को रखें जिन्हें हम वास्तव में परवाह नहीं करते। यह अधिक की इच्छा हमारे व्यवहार, हमारे निर्णयों और हमारे बारे में हमारे विचारों को प्रभावित करती है, न केवल हमारे ग्रह पर प्रभाव डालने के साथ। एक नया तरीका, हमें अभी एक नए तरीके की आवश्यकता है जिस तरह से हम दुनिया और अपनी जगह को देख सकते हैं। हमें जीवन की चुनौतियों के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें जानबूझकर और सचेत रूप से जीने के लिए उपकरणों की आवश्यकता है, और यह तय करने के लिए एक रूपरेखा कि हमारे लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, ताकि हम और बेहतर, अधिक सर्वोत्तम की निरंतर इच्छा से बाहर निकल सकें। हमें धीमा होने के तरीके ढूंढने की आवश्यकता है ताकि जीवन हमें पास से न दौड़ जाए। हमें और अधिक सुंदरता देखने की आवश्यकता है ताकि हमारी आत्मा को ऊंचा किया जा सके और हमें प्रेरित किया जा सके। हमें खुद को निर्णय देने की अनुमति देनी होगी और पूर्णता की निरंतर तलाश से बाहर निकलना होगा, और हमें एक दूसरे को और खुद को उस असली अपूर्ण खजाने के रूप में देखना शुरू करना होगा जो हम हैं। वापी साहब हमें जो आवश्यकता है वो सब कुछ सिखा सकता है। ये सतही समस्याओं को हल नहीं करता है, लेकिन ये हमें जीवन को देखने का तरीका मौलिक रूप से बदल सकता है। वापी साहब हमें कम में संतुष्ट होना सिखाता है, जिस तरह से कि वह अधिक जैसा महसूस होता है। कम सामान अधिक आत्मा, कम भागदौड़ अधिक आराम, कम अराजकता अधिक शांति, कम उपभोग अधिक अनूठी रचना, कम जटिलता अधिक स्पष्टता, कम निर्णय अधिक माफी, कम दिखावा अधिक सत्य, कम प्रतिरोध अधिक सहनशक्ति, कम नियंत्रण अधिक समर्पण, कम सिर अधिक दिल। वापी साहब एक कीमती खजाना है जो शांति, सामंजस्य, सुंदरता और अपूर्णता को महत्व देता है, और यह आधुनिक बीमारियों का सामना करते हुए हमारी सहन शक्ति को मजबूत कर सकता है। जो आप समझते हैं कि क्या होना चाहिए उसे छोड़ देना ये नहीं है कि जो हो सकता है उसे छोड़ देना। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपूर्णता को स्वीकार करना ये नहीं है कि आपको मानक कम करना होगा या जीवन से बाहर निकलना होगा। इसका मतलब है कि आप खुद को उस रूप में स्वीकार करते हैं जैसा आप हैं, पूरी तरह से अपूर्ण। एक और जहां आप अनोखे हैं और वहीं हम जैसे सभी हैं। तो अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना। मैं हूं रोहित और बहुत जल्दी फिर मिलूंगा। धन्यवाद।